हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है ये डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में है। और डाइलेक्ट्रिक्स के एटॉमिक लेवल पे हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है जब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि माइकल फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें माइकल फैराडे को पता चला था कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर्स में तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देता है और वो चार्जेस को बढ़ा सकता है। राइट, ये दोनों चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो ये होता क्यों है, इसको समझने के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक के एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म चल रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये डायग्राम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। इसमें 2 प्लेट्स मैंने बनाए हैं, एक प्लेट M और एक दूसरा वाला प्लेट N। प्लेट M पे हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं और प्लेट N पे नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो प्लेट्स के बीच में आपको जो ब्लू लाइंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और ये कहां से कहां जा रही हैं, M से N। अभी तक इस कैपेसिटर के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं है। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इसकी वजह से कैपेसिटर के कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब वो कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ रहा है उसी को समझने के लिए आज हम लोग इसका एटॉमिक व्यू पहले देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि इसके अंदर एक हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं पहले इस कैपेसिटर के अंदर, और उसके बाद फिर हम उसे देखेंगे। तो मैं प्लेट M और प्लेट N को अलग शेड से दिखा रहा हूं और इसके बीच का रीजन जो है वो मैं डाइलेक्ट्रिक से इसको भर दूंगा ऐसे। ओके, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, ये जो मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, सो अब देखिए होगा क्या कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, प्लेट M से N, प्लेट M से N, प्लेट M से N, प्लेट M से N, प्लेट M से N। मान लीजिए जो कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था इसको E नॉट नाम दे देते हैं कि E नॉट वॉज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। राइट, अब ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, अब बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो E नॉट जितनी ही होगी या E नॉट से कम होगी या E नॉट से ज्यादा होगी, तो वो उसे हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसका नेचर हमको चेक करना पड़ेगा कि ये डाई इलेक्ट्रिक किस तरह का है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि व्हाट हैपेंस इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स, व्हाट हैपन इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स when we introduce or when we introduce a dielectric in an electric field, कि क्या होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखो, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके कारण होगा क्या, तो उसको समझने के लिए अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। राइट, वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज और दोनों पॉसिबिलिटीज को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सो आई विल राइट देयर आर 2 possibilities on the type of molecule। देखिए बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। राइट, डाइलेक्ट्रिक जो है ये बेसिकली एक इंसुलेटर है। तो अगर ये इंसुलेटर है तो आप जान ही चुके होंगे कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एटम ओनली, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। राइट, सो अ डाइलेक्ट्रिक
डाई इलेक्ट्रिक में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, free electrons will not exist. Okay, all of the electrons are bonded to their respective atoms and they cannot wander by leaving that particular atom. Okay, तो इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइट। सो हम लोग पहले इसका क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, राइट। सो आई विल राइट इन सो ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं डाई इलेक्ट्रिक में, उनको कैटेगराइज किया गया है दो तरह के, राइट। सो नंबर वन आर द पोलर मॉलिक्यूल्स, और जो सेकंड कैटेगरी है वो होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। किसकी होगी? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की होगी, ठीक है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या चीज है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या चीज है, इनको पहले समझते हैं हम लोग। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर में क्या है, पहले नॉन पोलर को देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो में समझा चुका हूं एक बार, कि जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे है, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख देता हूं, व्हेन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर होते हैं, राइट, जो आप वो सेंटर ऑफ मास निकालते हो ना, अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है, किसी एक ही पॉइंट पे है मतलब, तो आपको पता है आपका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर था, राइट, आपको अगर याद होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। द मॉलिक्यूल्स देन has no permanent dipole moment, right। अगर पॉजिटिव चार्जेस का और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड करे तो मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर आपको याद हो तो देखिए वो ऐसा होता था, नेगेटिव चार्ज यहां पे होता था, पॉजिटिव चार्ज यहां पे होता था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की बीच की जो दूरी होती थी, राइट, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये Q है नेगेटिव Q, ये है पॉजिटिव Q, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग 2a मान देते थे। क्या मानते थे? 2a, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच के डिस्टेंस को। और हम लोग ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है इसको बोलते थे कि P बार इज इक्वल टू Q इंटू 2a, P बार इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर था P। बट अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करेगा, मतलब अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेगा, मतलब पॉजिटिव भी उसी पॉइंट पे है और नेगेटिव भी उसी पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे है, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक ही पॉइंट पे है, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर 2a की वैल्यू 0 हो गई तो आपका P बार क्या हो जाएगा? 0। मतलब आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का वो कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता ही नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों नहीं होता? सिंपल सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं, उनके सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, तो उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? P बार इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये जो डिस्टेंस है उनके बीच का सेपरेशन। तो अगर 2a 0 है, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग, ओके, so there is no distance between the positive and negative, so P becomes what? 0. Such molecules are known as non-polar molecule. इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल
इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है O2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है ना? तो इनके बीच में मतलब ये जो 2a डिस्टेंस है ये 0 नहीं है, ये कुछ ना कुछ है, राइट? इज सेपरेटेड, ओके। even when there is no external electric field। तो चाहे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कीजिए या ना कीजिए, इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो रहता ही है। इनका मतलब है कि इसका मतलब है कि इनके अंदर परमानेंट डाइपोल होता ही है, राइट? such molecules have a permanent dipole moment vector। ओके, परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर उसमें होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए या ना लगाइए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका सबसे, इसका कॉमन एग्जाम्पल है आपका पानी H2O, और फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जितने आपके आयोनिक मॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली ये सारे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट? तो वाटर जो है ये बेस्ट पोलर मॉलिक्यूल है और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, राइट? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे का रीजन ही यही है क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये किसी भी चीज, अगर कोई भी चीज इसमें डालिए और इसको डिसॉल्व करवाए तो वो इजिली उसमें मिक्स हो जाता है पानी में, क्योंकि जो पानी है वो इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि पिक्चर इसकी पहले ड्रॉ करते हैं थोड़ी। पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझते हैं, और पोलर डाइलेक्ट्रिक में दो केसेस लेते हैं। केस नंबर 1, when no external electric field is applied, and case number B, when external electric field is अप्लाइड। तो इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, और इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए होता क्या, मैं पहले इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक स्पेसिमेन। ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्पेसिमेन है, डाइलेक्ट्रिक स्पेसिमेन है, मतलब उसका एक मैंने पार्ट कंसिडर किया है, और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक स्पेसिमेन है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड है। देखो मैंने पॉजिटिव को ब्लू पेन से बनाया है और नेगेटिव चार्जेस को रेड पेन से बनाया है, और ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए आपको दिख रहा है कि हर एटम या फिर इसमें हर मॉलिक्यूल में आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर दिखाई दे रहा है, बिकॉज चार्जेस आर सेपरेटेड। पॉजिटिव अलग जगह है, नेगेटिव अलग जगह है, राइट? सो बट यहां पे देखिए इनका ओरिएंटेशन क्या है, हर डाइपोल मोमेंट वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या है? रैंडम है। क्या है? हर डाइपोल मोमेंट वेक्टर का ओरिएंटेशन रैंडम है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि मॉलिक्यूल्स with permanent
molecules with a permanent electric dipole moment showing their random orientation, in absence of any external electric field. तो अगर आप एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हो, ठीक है, और आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तो जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सब में परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो है, बट सबका ओरिएंटेशन अलग है। देखो इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका ऊपर है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, तो ये इनका ओरिएंटेशन क्या है, रैंडम है। अब देखिए अगर आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तो चलिए उसके लिए भी मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो ये रहा हमारा स्पेसिमेन, ऐसे, ठीक है, सेम स्पेसिमेन। और अब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो मैं पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप अपने डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द dipoles, the majority of the dipole, they align themselves along the electric field, along the external electric field. आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो टोटल रैंडमनेस था, यहाँ पे टोटल ये क्या था, रैंडम था, बट यहाँ पे रैंडमनेस कम हो गया। एग्जैक्टली सारे के सारे तो अलाइन नहीं हुए, आपको दिख रहा होगा, जैसे ये पूरी तरह से अलाइन नहीं है, ये भी पूरी तरह से अलाइन नहीं है, ये भी पूरी तरह से अलाइन नहीं है, हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव अलाइन देमसेल्फ विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डायरेक्शन क्या होती है आपको पता है, पॉजिटिव से इसकी क्या होती है, नेगेटिव ना, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से, सॉरी क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, डाइपोल्स की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन डाइपोल की कहां से शुरू होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट। अब मैंने यहां पे जो दिखा दिया है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी जो एक डाइपोल के अंदर की, राइट। ये डाइपोल्स की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव ये जो दिखा दिया है ना, ये किसकी डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप इसके डाइपोल की डायरेक्शन जानना चाहोगे, इसके डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव नीचे। इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। इस वाले डाइपोल की क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। इस वाली की क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। इसकी क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। इसकी क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसकी भी 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 नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये डाइपोल की डायरेक्शन होती है, रिमेंबर, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। ये जो मैंने अंदर दिखा दिया था ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, चलो मैं इसको ऐसे बाहर से दिखाता हूँ। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, 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 नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। सो नेगेटिव से पॉजिटिव किसका डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का। किसका डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का। किसका डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर का। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे मैक्सिमम ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैव अलाइंड देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो मेजॉरिटी ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स have aligned themselves in the direction
in the direction of external electric फील्ड। आपको दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, उस साइड है, और डायपोल मूवमेंट, मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन उसी साइड है, देखो राइट साइड ही दिख रही है, राइट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, राइट। बट एक मिनट, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, 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 पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। दिख रहा है आपको, जो एक एक डाइपोल है उनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर के जो डाइपोल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है राइट साइड में, बट इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है डाइपोल्स की वजह से वो ऐसे है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कैंसिल करेंगे, राइट। हाँ, बट डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सिंपल सी बात ऐसी है कि यहाँ पे सारे डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्या थे, रैंडम थे। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, रैंडम थी। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, सारे डाइपोल मूवमेंट वेक्टर्स पे टॉर्क लगाता है, टॉर्क, और टॉर्क लगाने की वजह से ये डाइपोल मूवमेंट वेक्टर ट्विस्ट, रोटेट होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन नहीं हो पाते, क्योंकि ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन मतलब टेम्परेचर की वजह से इनके पास इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। टेम्परेचर के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी की वजह से ये वाइब्रेट करते रहते हैं, तो कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट अलाइनमेंट कभी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि ये वाला जो है ये अलाइन नहीं है, ये अलाइन नहीं है, ये भी प्रॉपरली अलाइन नहीं है, तो कंप्लीट अलाइनमेंट कभी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। तो थर्मल एजिटेशन जो है, मतलब ड्यू टू द रूम टेम्परेचर दिस मॉलिक्यूल्स हैव सम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी, रोटेशनल इंटरनल एनर्जी, राइट, और ट्रांसलेशनल में भी, ठीक है। तो इनके कारण ये वाइब्रेट करते रहते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अलाइन देमसेल्फ टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट 100% अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप टेम्परेचर घटा दो तो अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो तभी भी अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं। अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स produces an electric field that is directed opposite the applied external field, ठीक है। तो आप देखो क्या लिखा है मैंने कि अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अपोजिट, ये मैंने बताया ना, अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट साइड है ना, बट डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, तो ऐसे है, तो अपोज कर रहा है, राइट। और मैंने दूसरी एक चीज बता दी कि ये 100% अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन। हाँ, बट आप अलाइनमेंट को बढ़ा सकते हो, अच्छे से और अच्छा अलाइनमेंट करवा सकते हो बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, और या फिर आप अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रांग कर दो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रांग कर दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल्स पे और टॉर्क लगाएगी
और उनको प्रॉपरली अलाइन करवाएगी, राइट। सो यहां पे मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं फिर से। ड्यू टू द टेम्परेचर of surrounding, the molecules are continuously jostling each other as a result of their random thermal motion, and this alignment is not complete। देखो 100% अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, मैंने पहले बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेट होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो नहीं सकते। हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल गेट अलाइंड, नो डाउट। इज नॉट कंप्लीट बट it become more complete if magnitude of external electric field is increased। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दो तो वो ज्यादा टॉर्क लगाएगी, और ज्यादा टॉर्क के कारण मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइपोल्स की जो डायरेक्शन होगी, पी की जो डायरेक्शन होगी, डाइपोल को देखो पी से डिनोट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर को पी से, तो ये पी की डायरेक्शन जो होगी और ई की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी, है ना, मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो यहां पे हमने बात की पोलर डाइलेक्ट्रिक की, अब बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो आपको पता है नॉन पोलर इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते थे? नॉन पोलर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते थे? ओवरलैप करते थे, राइट, है ना। ये हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ था, ये है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। मतलब इस तरह से कि ये मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, ऐसे पॉजिटिव है ये, और पॉजिटिव के नीचे ही नेगेटिव है, एग्जैक्टली नीचे ही नेगेटिव, मतलब उन दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले। लेकिन अभी इसका डाइपोल मूवमेंट वेक्टर कितना है? डाइपोल मूवमेंट वेक्टर अभी इसका कितना है? 0 है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और पी का डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है? Q इंटू 2a, राइट। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू 0 है, इसलिए पी क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मान लीजिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो अगर आप इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई का नाम दे दो ऐसे, तो देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? अगर आप इस मॉलिक्यूल को या फिर जो भी है ये, इसको आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेगेटिव चार्ज उस साइड शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर डाइपोल आ गया। अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको पता है डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पहले इसमें डाइपोल वेक्टर था क्या? नहीं था, बट अब डाइपोल आ गया क्या? आ गया। क्यों आया? जब आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब ये डाइपोल मूवमेंट वेक्टर आया है। द मूवमेंट यू रिमूव दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मूवमेंट वेक्टर भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। ये क्यों आया है? ड्यू टू द इंडक्शन। समझ रहे हो? अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से निकल रही है, तो मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो पॉजिटिव का क्या होता है? रिपल्शन, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में चला गया और नेगेटिव चार्ज इसके
साइड में आ गया। तो यहाँ पे इंडक्शन हुआ है, इंडक्शन के कारण ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रिएट हुआ है। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर था नहीं उसके पास, ये तो क्रिएट किया गया है ड्यू टू द इंडक्शन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, हियर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर but molecule acquires dipole moment vector by induction, right, when placed in an external electric field। ठीक है, उसके पास डायपोल मोमेंट वेक्टर था नहीं लेकिन जब आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इंडक्शन के कारण डायपोल मोमेंट वेक्टर आ गया। बट ये परमानेंट है क्या? नहीं है, ये टेम्पररी है। ये डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है? टेम्पररी है। अगर आप इसको हटा दो तो फिर से ये ऐसे बन जाएगा। ओके, समझ में आई बात? तो चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैपेसिटर के बीच में कैसा क्या हो रहा है। तो ये सपोज एक स्पेसिमेन है, ठीक है, इट्स अ स्पेसिमेन। किसका है? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक का स्पेसिमेन है। ठीक है, अब इसमें हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। दो केसेस लेते हैं यहां पे, ये केस ए, ये केस बी। यहां पे नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की है। तो देखिए यहां पे होगा क्या, यहां पे ये पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव होगा मान लीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव के नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये भी पॉजिटिव के नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के नीचे क्या होगा? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव को मैं ब्लैक से डिनोट कर दे रहा हूं, पेंसिल के शेड से। ठीक है, ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का स्पेसिमेन है। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो पॉजिटिव के ही ऊपर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो यहाँ पे सबके केस में डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है? जीरो है। सबके केस में डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है? जीरो है, राइट। अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो देखो क्या होगा। when external electric field is applied, let's see तब क्या होगा। तो उसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले। तो आपको दिख रहा है मैंने दो प्लेट्स बना दिए हैं कैपेसिटर के, ठीक है। तो ओके, अब इसी के बीच में आपका होगा, अब ये कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से डायरेक्शन में होगी? ऐसे होगी, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, ये, राइट। अब इसी के बीच में आपको डालना है डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो देखिए होगा क्या, तो ये डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं देखिए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ रही है तो पॉजिटिव यहां पे होगा, नेगेटिव यहां आ जाएगा, राइट। हाँ, पॉजिटिव यहां पे, तो यहां पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव,
ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। ओके, कुछ इस तरह से अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, राइट। पहले देखिए पॉजिटिव पे ऊपर नेगेटिव ओवरलैप कर रहा था, अब पॉजिटिव पे नेगेटिव ओवरलैप नहीं कर रहा है, अब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ चुका है। तो ये इंडक्शन की वजह से आ गया, एक्सटर्नल फील्ड के इंडक्शन की वजह से। अब ये इसकी वजह से होगा क्या, आप देख सकते हैं कि इसमें ये दो जो पेयर ऑफ चार्ज हैं, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये एक दूसरे के प्रेजेंस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि ये बहुत नजदीक नजदीक है। अब बचे ये साइड का नेगेटिव और उस साइड का पॉजिटिव, राइट। तो अगर मैं ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसको अगर मैं बाहर की तरफ ड्रॉ करूं, ये डाई इलेक्ट्रिक जो है ये कैसे था, इस तरह से, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये डाइलेक्ट्रिक का डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। अब यहाँ पे ये दो जो पेयर ऑफ चार्ज है ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो नेट इफेक्ट होगा, ये नेट इफेक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सारे नेगेटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पे डिपॉजिट हो चुके हैं और कुछ पॉजिटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के दूसरे फेस पे डिपॉजिट हो चुके हैं। तो कुछ नेगेटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पे डिपॉजिट हुए हैं और कुछ पॉजिटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के दूसरे फेस पे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव 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 एक फेस पे डिपॉजिट हुआ और पॉजिटिव 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 दूसरे फेस पे डिपॉजिट हो गया। किसके, ये डाइलेक्ट्रिक के फेस की बात कर रहे हैं। सो वन फेस इज बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड अदर फेस इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो है ये बिहेव करेगा एज अ प्लेन ऑफ चार्ज। ये जो डाइलेक्ट्रिक का फेस है इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये जो फेस है डाइलेक्ट्रिक का उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और बीच के जो चार्जेस थे उनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। इस तरह से बीच के जो चार्जेस थे उनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिर्फ बचेंगे साइड वाले चार्जेस, कॉर्नर वाले। सो वन साइड विल बिहेव लाइक अ प्लेन ऑफ चार्ज ऑफ नेगेटिव और दूसरा वाला प्लेन ऑफ चार्ज विच इज कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक में एक फेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरा फेस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अपना इफेक्ट न्यूट्रलाइज करवा लिया, राइट। अब देखो होगा क्या, ये डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डाइलेक्ट्रिक। तो मैं इसको ईडी नाम दे देता हूं, ईडी। तो ईडी का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। सो ईडी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डाइलेक्ट्रिक, है ना। ईडी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, है ना, एंड इट इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट। कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो थी, ई क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कैपेसिटर। और उसकी डायरेक्शन क्या है, टू द राइट, टू द राइट, टू द राइट। तो डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो टू द लेफ्ट है और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है टू द राइट। तो ये दोनों में क्या होगा, क्लैश होगा, ये दोनों में क्या होगा, क्लैश। और ये क्लैश की वजह से देखिए होगा क्या, तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम। यहां पे देखो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी,
राइट साइड में कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो कौन से साइड में कर रहा था लेफ्ट साइड में। तो देखिए ये कैपेसिटर प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, राइट साइड में, बट डाइलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस की, लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, इट विल बी ई ड्यू टू द कैपेसिटर प्लस ई ड्यू टू द डाई इलेक्ट्रिक, राइट, ई ड्यू टू द डाई इलेक्ट्रिक। तो ये हो जाएगी तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट। तो सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा ई नेट आएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा आएगा वो ई कैपेसिटर से क्या होगा, कम ही होगा, है ना। ई नेट जो तुम्हारा आएगा वो ई कैपेसिटर से क्या होगा, कम, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना दोनों का। तो ई नेट जो आएगा वो ई कैपेसिटर से क्या हो जाएगा, कम। तो जब आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जब आप देखिए, जब आपने कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो ये ऐसी थी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सॉरी इट्स अ नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ओके। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको हमने क्या नाम दिया है, ई ऑफ कैपेसिटर, ई ऑफ कैपेसिटर, राइट। जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ई ऑफ कैपेसिटर, राइट। बट जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की अपोजिट डायरेक्शन में, ई डाइलेक्ट्रिक, तो यहां लिख दिया। ये दोनों को जब ऐड करोगे तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐड करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ई नेट जब आएगा वो ई कैपेसिटर से डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक फॉर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लो। द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक is to weaken any applied field within them। तो डाइलेक्ट्रिक का काम ही यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम करना। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम करना, घटाना, ठीक है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटानी होगी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, यू विल इंट्रोड्यूस अ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया समझाने के लिए कि ये कैपेसिटर था, कैपेसिटर के प्लेट से दो, ठीक है। अब इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटर ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसको हमने नाम दिया ई कैपेसिटर। फिर बाद में हमने प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। अब तो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है, इस तरह से, राइट, ओके। तो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था, ई कैपेसिटर। लेकिन अब मैंने आपको बोला था कि ये पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ, तो इतना जो ये पोर्शन है ये अंदर का ये जो पूरा पोर्शन है डाइलेक्ट्रिक का, ये एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सिर्फ बचे दो फेस के चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक के एक लेफ्ट फेस का चार्ज जो कि नेगेटिवली चार्ज है और डाइलेक्ट्रिक के एक राइट फेस का चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। तो ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, ये अंदर वाला पोर्शन, ये, राइट, दिस गॉट न्यूट्रलाइज्ड, है ना। तो अब डाइलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम दिस वे, है ना। ये किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड थी, डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डाइलेक्ट्रिक का एक फेस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, प्लस सिग्मा, और इस फेस के डाइलेक्ट्रिक, इस फेस का जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, नेगेटिव सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब पता है आपको, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा, ये नेट इफेक्ट क्या, इसको
इसका जो अल्टीमेट डायग्राम है आप वो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। अब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो कितनी होगी, वो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई कैप होगी क्या, नहीं, ई डाइलेक्ट्रिक होगी क्या, नहीं, वो कितनी होगी, ई नेट, वो कितनी होगी, ई नेट। और ई नेट तुम्हारा, अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं तो ई नेट क्या आएगा, ई कैपेसिटर, सॉरी ई नेट क्या आएगा, ई कैपेसिटर माइनस ई डाई इलेक्ट्रिक, है ना। ई नेट क्या आएगा अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूं, कैपेसिटर माइनस डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये बचेगा ई नेट, है ना, क्या बचेगा, ई नेट। तो यहां पे आपको पता है कि ई नेट जो होगा वो ई कैपेसिटर से श्योरली क्या होगा, कम ही होगा, क्या होगा, कम ही होगा। अब होता क्या है कि अगर आप इस एक्सटर्नल फील्ड को, आपकी एक्सटर्नल फील्ड इसमें कौन सी थी, आपकी एक्सटर्नल फील्ड इसमें कौन सी थी, तो आंसर है कैपेसिटर की थी, ई कैप, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड थी। इट वॉज बिहेविंग लाइक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वॉज बिहेविंग लाइक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वॉज बिहेविंग लाइक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओ, अगर आप ई कैप को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये डाई इलेक्ट्रिक में देखो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे बॉन्डेड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, मतलब अगर आप ई कैप को बढ़ाओगे तो ई कैप इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर था उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्डेड, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और फिर आपका जो डाई इलेक्ट्रिक है, वो जो आपका डाई इलेक्ट्रिक है, इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। तब हम लोग बोलेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो चुका है। क्या हो चुका है, डाई इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल सेट फ्री, they will set free. Once they will set free, dielectric it becomes a conductor, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा होगा उसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और कि जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। मैं इसको लिख देता हूं, द मिनिमम एक्सटर्नल फील्ड, मतलब आपका वो ई कैप वाला कैपेसिटर का, द मिनिमम एक्सटर्नल फील्ड एट विच द ब्रेकडाउन ऑफ material takes place is called as dielectric strength, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू जिसपे आपका जो डाई इलेक्ट्रिक है वो कंडक्टर बन जाता है। कैसे कंडक्टर बन रहा है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से वो फ्री हो गए, डिटैच हो गए, और वो फ्री हो गए तो वो आपका डाइलेक्ट्रिक क्या बन गया, कंडक्टर। तो उसे बोलेंगे ब्रेकडाउन, और वो ब्रेकडाउन जिस मिनिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इट्स अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट। तो यहां से एक बात तो पता चली कि डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना, क्योंकि ई नेट हमेशा क्या होता है, ई कैप से कम ही होता है, राइट। ये बात क्लियर हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ऑलरेडी, ठीक है, तो किस तरह से जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, राइट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अंदर के डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए, तो ये बीच के जो थे न्यूट्रलाइज हो गए, है ना,
ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो बचा क्या, ये वाला सरफेस पे जो चार्ज है और ये वाला सरफेस पे जो चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव था तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी नेगेटिव है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, पॉजिटिव है। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनबैलेंस्ड चार्जेस। क्या बोल रहे हैं, अनबैलेंस्ड चार्जेस। क्या बोल रहे हैं, अनबैलेंस्ड चार्जेस। ओके, और एक चीज और है कि इसमें जो हमने डायग्राम ड्रॉ की थी पहले कि कितने मॉलिक्यूल्स, ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक का है, कि कितने मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ, मतलब कितना पोलराइजेशन हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ, उसको एक टर्म से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो वो मैं बता देता हूं, वो हम भूल गया था मैं बताना, ठीक है। तो एक टर्म होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जिसको पी बार से डिनोट करते हैं, पी बार। इसका मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। कितने डाइपोल मूवमेंट वेक्टर अलाइन हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, कितने डाइपोल मूवमेंट वेक्टर अलाइन हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। कि कितने, देखिए अगर कुछ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या है, पोलराइजेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, और फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल, वो मटेरियल जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जो सेम होती है उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल बोला जाता है, राइट। किसी भी मटेरियल के किसी भी पॉइंट पे, मतलब मटेरियल के अंदर कोई भी आप पॉइंट ले लो, हर जगह जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसा लिखा जाता है कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू काई ई, ये। सो पोलराइजेशन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन। और ये क्या है, ये जो काय है, ये काई ई जो है इज अ कांस्टेंट, काई ई इज अ कांस्टेंट characteristics, chi e is a constant characteristics of dielectric. Chi e is a constant characteristics of dielectric and it is known as electric susceptibility. Chi e को बोलते हैं electric susceptibility, electric susceptibility of dielectric medium, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो पोलराइजेशन का पहले देखो सिंपल सा मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी वीक होगी तो नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर कम होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे। सो इसको इक्वेशन बना दिया ऐसे, P इज इक्वल टू काई इंटू ई, और ये काई कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एंड दिस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई, राइट, it is dependent on the molecular arrangement of material। ये जो काई ई का वैल्यू है ना, काई ई का जो वैल्यू है ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे डिपेंड होता है। तो हर मटेरियल के लिए काई ई का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।